हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 12 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। कुछ भाग हम इसके पढ़ चुके हैं। आगे हम ये देखेंगे लोकतंत्र में जन भागीदारी। जन भागीदारी मतलब जो उसमें भाग होना, हिस्सेदारी के, वो किस तरीके से लोकतंत्र में अपनी जो सक्रिय भूमिका रहती है वो किस तरीके से निभाते हैं। तो चलिए हम बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। जो लोकतंत्र होती है उसमें शासन करने के जो संचालन, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना, उसमें हिस्सेदारी उसकी किस में होती है, जनता की क्या होती है, भागीदारी होती है। उसमें उनका योगदान होता है। कानून बनाने और उसको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। जो कानून बनाए जाते हैं और उन्हें लागू करने में किसकी भूमिका, नागरिकों की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, सक्रिय तौर से होती है। सरकार को जनता से ही समस्याएं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। जो भी सरकार को कहना चाहिए, जो भी समस्या होती है जनता को, उस जनता की जो आवश्यकता है, समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, इन सारी तमाम जानकारियों की है जनता से ही उसे प्राप्त होती है। ये सब जानकारियाँ योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए। जो योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसे क्रियान्वयन मतलब सही तरीके से आगे बढ़ाने में उसका क्या करना है, निरीक्षण, उसके बारे में परीक्षण करना, और सुझाव मतलब सही तरीके से उसे सुझाव देना। शिकायत, जो भी समस्या है उस समस्या का निदान करने के लिए शिकायत करनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण से पूर्ण जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतलब किस तरीके से जो लोकतंत्र का जो संचालन होता है या सक्रिय तौर से जो भागीदारी होनी है, उसकी मजबूती के लिए नीति निर्माण मतलब सही तरीके से नियम कानूनों का जो बना होना, ये से पूर्व क्या होती है, जनता में विभिन्न माध्यमों, विभिन्न तरीकों से व्यापक रूप से उस मुद्दों पर चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में अखबारों में लेख लिखकर, टेलीविज़न एवं इंटरनेट पर भी होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों व अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं। तो इस तरीके से जो लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में, जो भी कानून है या फिर नीति नियम के विषय में अखबारों में क्या कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, टीवी के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, और सारे और भी होने वाले विषय में बहस में भाग लेकर के, मतलब जैसे कि डिबेट होते हैं, उसमें भी जिस तरीके से आप लोग टीवी में देख सकते हैं, तो डिबेट में किस तरीके से बहस होती है, मुद्दे निकलते हैं, उसके तर्क वितर्क होकर के जो सही डिसीजन होती है या जो सही होता है वो दिखाया जाता है हम लोग को। या फिर साथ ही साथ क्या है, ज्ञापन के माध्यम से भी किया जा सकता है, सेमिनार के माध्यम से भी, या फिर कार्यशाला या फिर सम्मेलन या किसी और भी अन्य तरीकों के माध्यम से क्या है, अपने विचार रखते हैं। ऐसी चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियां और समूह बनाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा, इन सारी चीज़ों की चर्चाओं के लिए क्या होते हैं, संचालन, उसको किस तरीके से संचालन करना है, इसके लिए समितियां बनाई होती है जो लोगों के द्वारा संगठित की जाती है। जनता की उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है। जनता की जो उदासीनता है, मतलब अगर वो जनता लोकतंत्र में अगर भागीदारी नहीं होगी तो कैसे जनता के जो सोच विचार है उसकी या फिर उसकी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोकतंत्र तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जनता की जो उदासीनता है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। यहाँ पे देख सकते हैं 12.1 में मतदान में जन भागीदारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो लोकतंत्र है उसमें जनता की जो भागीदारी किस तरीके से, जैसे यहाँ पे मतदान में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से दिखाया गया है। अब आगे देखेंगे कानून का शासन। कानून का शासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। जो कानून का शासन है वो क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है देखते हैं। कानून के शासन से आशा है कोई भी सरकार सभी कार्य कानून के अनुसार करे तथा ऐसे कार्य नहीं किए जाएं जो कानून के अनुसार ना
हो। यहाँ पे कानून का जो आशय है, कानून के शासन का जो आशय है वो स्पष्ट तौर से बताया गया है कि कोई भी सरकार, कोई भी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सभी कार्य कैसे होंगे, कानून के अनुसार होंगे, मतलब नियम के अनुसार जो बनाए गए हैं उन कानूनों के आधार पर होंगे, तथा ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे, मतलब ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे जो क्या है कानून के अनुसार या कानून के जो नियम है उसमें ना हो, ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे। कानून के शासन का यह भी अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर सारे कानून समान रूप से लागू होंगे। इसका कानून के आशय का यहाँ अर्थ ये भी बताया गया कि देश के सभी नागरिक, जितने भी नागरिक, सभी नागरिकों पर सारे कानून कैसे होंगे, समान रूप से होंगे, मतलब सभी व्यक्ति पर, सभी नागरिकों पर समान रूप से उन कानूनों जो बनाए गए हैं वो लागू किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं को सामान्य नागरिकों की तरह कानून का पालन करते हुए न्यायालय में जाना पड़ा है। तो जब देश के जो बड़े अधिकारी हैं या फिर नेता हैं, उनको भी सामान्य नागरिकों की तरह ही उन्हें कानून का पालन करते हुए क्या करना पड़ता है, न्यायालय तक जाना पड़ता है। उन्हें आम नागरिकों की तरह ही कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, मतलब उन लोगों को भी क्या है, जो आम नागरिक है या आम लोग हैं, उनकी तरह ही कानूनों की जो प्रक्रिया होती है, जो भी क्रियाविधि होती है उसमें की, उन चीज़ों को उनका भी सामना करना पड़ता है। अब देखेंगे कानून का सम्मान। लोकतंत्र में हम ऐसी संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जो संविधान या निर्धारित कानून के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है, जनता का तंत्र जिसको कहते हैं, वो ऐसी संस्था पर निर्भर है, आश्रित है, जो क्या है, किस पर है, संविधान या फिर निर्धारित कानून के अनुसार क्या करती है, कार्य करती है, जिसमें संविधान में उल्लेखित जो भी नियम कानून बने होते हैं उन्हीं के अनुसार वो कार्य किए जाते हैं या कार्य करती है। किसी को भी कोई गैर कानूनी कार्य करने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई भी गैर कार्य जो कानून के हित में, कहना चाहिए, ऐसे कार्य जो कैसे हैं, गैर कानूनी हैं, जिसका कानून हमेशा क्या करता है, खंडन करता है, उनका विरोध, वो उनको, ऐसे अधिकारों को उसमें कानून में शामिल नहीं किया गया है। इस भावना का सम्मान ही कानून का सम्मान करना है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। एक लोकतांत्रिक सरकार, जो लोकतांत्रिक जो सरकार बनेगी, उसकी सरकार के हिसाब से उसकी उन्हें बताया गया है कि सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि अगर उसकी सरकार है या उसने चुनाव जीत लिया है तो वो अपने मनमानी तरीके से क्या करेगी, लोकतांत्रिक सरकार है कह के वो अपने तरीके से कानून को इस्तेमाल नहीं करेगी। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीके व स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। उन्हें भी क्या है, जो बुनियादी, जो बेसिक तौर से जो तौर तरीके होते हैं व व्यवस्थित कानून होते हैं, उनका पालन करना होता है। उन्हें भी न्यायालय की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उनके आदेशों का पालन करना शासन और नागरिकों का दायित्व होता है। यहाँ पे बताने की ये कोशिश किया गया है कि जो या फिर बड़े पद पर या फिर बड़े पदों पर आसीन जो होते हैं, उन्हें भी एक सामान्य नागरिकों की तरह ही नियम कानून जो बने होते हैं उन तौर तरीकों को उन्हें भी पालन करना होता है। या न्यायालय की जो स्वतंत्रता का सम्मान करना, न्यायालय की जो स्वतंत्रता, जो भी नियम कानून बने गए हैं, जो स्वतंत्रता न्यायालय के तौर से दी गई है, उसका क्या करना है, सम्मान करना है और उनके आदेशों का क्या करना है, पालन करना है। शासन और नागरिकों की क्या है, शासन की भी जिम्मेदारी है और प्लस नागरिकों का भी ये जिम्मेदारी होती है। अब आगे देखेंगे मानव अधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार वे आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा जीवन में विकास के लिए जरूरी है। मानव अधिकार वे आवश्यकताएं, जो मनुष्य को जो अधिकार दिए गए हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो
क्या है, किसी व्यक्ति को क्या है, गरिमापूर्ण मतलब अपनी जो गरिमा है उसको पूरी तरीके से जीवन में विकास करने के लिए क्या कहा गया है, जरूरी या फिर आवश्यक कहा गया है। इन अधिकारों के बिना लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इन अधिकारों के, जिस तरीके से जो मनुष्य को मानव अधिकार दिए गए हैं, उसके बिना लोगों को संपूर्ण विकास, अधिकारों के बिना अगर ये अधिकार उन्हें ना दिए जाएं तो उनका जो विकास है वो पूरी तरीके से विकास नहीं हो सकता है। ऐसे अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को प्राप्त होती है। ऐसे जो अधिकार जो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसको मिलते हैं, व्यवस्था में लोगों को प्राप्त होते हैं। दूसरे अर्थों में यदि लोगों के अपने विचारों को व्यक्त करने, विभिन्न विषयों पर बहस करने, बातचीत करने, संगठन बनाने और अन्य मानव अधिकारों द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरे अर्थों मतलब दूसरे तरीके से बताया गया कि किस तरीके से लोग अपने जो विचार हैं उसको कैसे व्यक्त करने के लिए और साथ ही विभिन्न विषयों पर जो भी विषय मुद्दे होते हैं उन पर बहस करने, बातचीत करने, संगठन मतलब एक संगठन या समूह बना करके या फिर अन्य मानव अधिकारों द्वारा क्या है वो लोकतंत्र को अधिक से अधिक उसे मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकता है। अब आगे देखेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। यहाँ पे बताया गया कि ऐसी संख्या के बारे में जिसकी संख्या कैसी है, कम है, उनके लिए उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। अधिकांश देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग, क्षेत्र, लिंग या राजनीतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की जनसंख्या कम होती है। अधिकांश देशों में मतलब अधिकांश देशों में ये देखने को मिलता है कि चाहे वो जाति, धर्म, संप्रदाय मतलब धर्म से समुदाय जो होते हैं, संप्रदाय के रहने वाले लोग, उनके बारे में, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग या राजनीतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की क्या है, जनसंख्या कैसी है, कम है। उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अधिकतर देशों में बहुसंख्यकों का शासन होता है। अधिकतर मतलब जो अधिकतर देशों में जो शासन होती है वो किससे, जिनकी संख्या अधिक है उन्हीं का शासन होता है। परंतु लोकतंत्र के अर्थ में एक रूपता नहीं है। कहा गया है ये भी कि जो लोकतंत्र के अर्थ में एक रूपता मतलब एक समान नहीं है। लोकतंत्र समाज में तरह तरह की विविधताओं को स्वीकार करता है। लोकतंत्र क्या है, समाज में तरह तरह के जितने भी तरह है विविधता मतलब विभिन्नताओं को लेकर के मतलब तरह तरह जाति, समुदाय, क्षेत्र के लोग उनको क्या करता है, समाज में स्वीकार करता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के मत या राय का सम्मान करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है। इसीलिए कहा गया कि अल्पसंख्यकों के मत, जिनकी संख्या कम है, या उनके राय का सम्मान, उनके द्वारा जो भी राय दी जाए, सलाह दी जाए, उनका सम्मान करना किसकी जिम्मेदारी, लोकतंत्र के मूल्यों का क्या है, प्रमुख हिस्सा है। अतः अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा कई अधिकार दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो अल्पसंख्यक है उन्हें यहाँ से संविधान के द्वारा से कई अधिकार दिए जाते हैं। अब आगे देखेंगे लोकतंत्र और समावेशीकरण। समावेशीकरण मतलब जो मिलजुल करके जो समावेश मतलब मिला हुआ, इस तरीके की जो लोकतंत्र होती है उसके बारे में हम देखेंगे। लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी। जो लोकतंत्र में क्या है, बहुमत, जो विजयी होगा या जिसको ज़्यादा मत दिए जाएंगे उसी के अनुसार क्या किया जाता है, तय किया जाता है या निर्णय लिया जाता है कि उस सरकार कैसे बनेगी। अलग अलग विचार होने पर भी हम बहुमत से लिए गए निर्णय मान लेते हैं। मतलब अलग अलग विचार मतलब जिस तरीके से हमने ऊपर में देखा कि अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, राजनीतिक विचार अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, बहुमत के लिए गए निर्णय मान लेते हैं। कई मानों में यह उपयोगी और कैसा होता है, सरल तरीका है, परंतु कुछ मुद्दे में यह समावेशी सिद्ध नहीं होता है। मतलब परंतु कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे जिस तरीके से समावेश एक साथ मिला हुआ या मिल करके वो क्या है,
पूर्ण रूप नहीं हो पाता। अल्पसंख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या, अलगाव मतलब अपने आप को क्या है, अलग महसूस करते हैं। लोकतंत्र को समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। तो इस तरीके से जो लोकतंत्र को अगर समावेशीकरण मतलब मिलजुल करके आगे बढ़ने या जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, जिससे कि क्या होगा, जो विभिन्न अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म के लोग हैं या धर्म के आधार पर जो संप्रदाय हैं उनके आधार पर वो उसमें भी लोकतंत्र में भागीदारी हो सकते हैं। वे अपने आप को बेगाना न समझे, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने आप को अलग या बेगाना न समझे, उसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण के तौर से बताया गया कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ समाज की जातीय और भाषाई विभाजन कुछ इस तरह से है। 59% लोग डच बोलते हैं, 60% लोग फ्रेंच और थोड़े से लोग जर्मन बोलते हैं। वे प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तीनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती। मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा डच, फ्रेंच और क्या है, कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग जो जर्मन भाषा बोलते हैं, तो इन तीनों के बीच में हमेशा टकराव कैसी रहती है, बनी रहती है। खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में जहाँ डच बोलने वाले क्या है वहाँ पे कम है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम में समाजों का समावेशीकरण करने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से समाज का जो समावेशीकरण है वो मिलजुल करके किस तरीके से रहे। इसके लिए कुछ खास तरीके से सुझाव अपनाए गए हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या कैसे रहेगी, समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। ये तभी संभव हो पाएगा जब दोनों भाषाई समुदाय के संसदों का क्या मिलेगा, उन्हें बहुमत के पक्ष में हो, जिस मतलब अधिक हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक तरफा या एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ये उसके हित में ये फैसला नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे, संविधान ने शासन की अनेक शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी, मतलब उन्हें सौंप दी गई, यानी राज्य सरकार इन मामलों में केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो इस तरीके से जो राज्य की जो सरकार है वो इस मामले में केंद्र सरकार के अधीन, मतलब उसके अधीन में रह करके वो कार्य नहीं करती हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय समान प्रतिनिधित्व है, मतलब जो प्रतिनिधित्व जो है वो एक समान है। फ्रेंच भाषा लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, तो इसलिए ये संभव हो पाया। इस तरह हम देखते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने किस साझेदारी के साथ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को शासन की प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो इस एक तरफ हमने डच भाषा, दूसरी तरफ फ्रेंच भाषा, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में क्या किया, लोगों को शासन की प्रक्रिया में शामिल होने का उन्हें मौका मिला। यहाँ हम आगे समझने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। किस तरीके से लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र जनता का शासन है, ये हम सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, वो जनता का शासन है। इसलिए एक निश्चित समय सीमा के बाद चुनाव जारी है, तो इसलिए जो एक निश्चित समय सीमा के बाद क्या होती है, चुनाव प्रक्रिया होती है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। जो लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि जो सभी सरकारें, जो जितने भी सरकारें हैं लोकतंत्र के, वो संविधान के अनुसार जो नियम बने हैं उसी के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। तो अब देखते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, विपक्ष में बताया गया तर्क कि वो बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता जो होती है वो बदलती रहती है। अब आगे देखते हैं लोकतंत्र की भागीदारी व्यापक होने
पर ज़्यादा पारदर्शिता आती है और नैतिक मूल्यों के कई उदाहरण सामने आते हैं। अलग अलग राय का समावेश किया जाता है। जो लोगों की जो भागीदारी है जो लोकतंत्र में, वो कैसी होती है, व्यापक होने की वजह से, मतलब लोग उसमें हिस्सेदारी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, तरह तरह के लोगों की जो विचारधाराएं होती हैं वो सामने होकर आकर के आती है। तो इससे लोगों को समझने के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं और लोगों की जो राय होती है वो अलग अलग, इन सारी चीज़ों को मिला करके समावेश, मतलब मिला करके जो राय है उसको अलग अलग तरीके, अलग अलग पहलू के हिसाब से उसे देखे जाते हैं। अब विपक्ष में देखते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ बहुमत की राय की प्रधानता होती है। जो विपक्ष में, जो लोकतंत्र के जो विपक्ष में जो तर्क आता है वो बताया गया है। जो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ क्या है, राजनीतिक जो लड़ाई होती है वो सत्ता, मतलब उसे हथियाने का एक तरह का क्या है, खेल है। यहाँ बहुमत की राय प्रधान, मतलब जिसकी तरफ बहुमत हो मिलेगी उसी की राय की प्रधानता होगी। अब आगे देखते हैं। क्योंकि यह प्रणाली अधिक लोगों की भागीदारी पर निर्भर है। जो लोकतंत्र के पक्ष के तर्क है वो, क्योंकि जो लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो किसमें है, लोगों की जो भागीदारी पर निर्भर करते हैं। मतलब जितने अधिक लोग उसमें भागीदारी होंगे वही उसी पर ही निर्भर होगी। इसलिए समय लगता है, परंतु इससे किसी भी विषय में कई गुण दोष सामने आ जाते हैं और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से अधिक लोगों की भागीदारी की वजह से क्या है, समय तो लगता है, लेकिन क्या है, ये भी बताया गया कि किसी भी विषय पर गुण और दोष, उसके जो एडवांटेज है और या फिर उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो क्या है, सामने आकर के आते हैं, जिससे क्या है, जो डिसीजन लेने में उन्हें काफ़ी क्या कहना चाहिए, सरलता होती है उन्हें, और वो जो निर्णय लेने की संभावना काफ़ी बढ़ भी जाती है। विपक्ष में देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती जिससे हर फैसले में देरी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है उसमें इतने सारे लोगों से क्या होती है, बहस होती है, मतलब मुद्दों पर बहस होती है, चर्चा करनी पड़ती है, जिससे क्या है, इस फैसले, जो भी फैसले हैं उसे देरी होती है। चुनाव सुधार द्वारा यह खर्च कम किए जाते हैं। चुनाव सुधार, जो चुनाव की जो सुधार होती है, या उसे कहना चाहिए सही ढंग से हो, उसके में खर्च कम किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में नागरिकों के हित में सुरक्षा सबसे अधिक है। इस प्रक्रिया में, जो चुनाव प्रक्रिया के हैं उसे, तो उसमें नागरिकों के जो हित है वो सुरक्षा सबसे अधिक है। लोकतंत्र की निरंतर विकास हो रहा है। जो लोकतंत्र है वो क्या है, निरंतर क्या किसकी ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा उसमें व्यापक खामियां दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे जो लोकतंत्र है वो कैसा होगा, मजबूत होगा। जितने अधिक लोग, जैसे कि हमने सामने इससे आगे लाइन में देखा कि भागीदारी होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है, जो भी खामियां हैं या कमी है वो क्या है, दूर होने में सहयोग मिलेगी। आगे देखते हैं हम विपक्ष में। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और कैसी होती है, खर्चीली होती है, मतलब ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार अधिक होती है। जो भ्रष्टाचार होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं। अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से हमने अधिनायक तंत्र है, अधिनायक तंत्र में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया क्या है, शासन के द्वारा, और लोकतंत्र में क्या है, लोगों के, जिसमें जनता का तंत्र, शासन होता है। ऐसे दोनों चीज़ों को कहा गया, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों की अवधारणा को समझने का प्रयास किया गया है। हमने देखा है कि अधिनायक तंत्र की तरह लीबिया के कर्नल गद्दाफी तथा म्यांमार के नेविन जैसे सैनिक नेता किस तरह एक दल या एक नेता का शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़े हैं कि किस तरीके से जो लीबिया हो गई, म्यांमार में हो गए, वो वहाँ क्या हो रहा था, एक ही दल के एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जा रहा था, जिसको हम क्या है, अधिनायक तंत्र कहते हैं। तथा वे किन किन तरीकों से शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लगातार उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से वो किन किन तरीके, मतलब विभिन्न तरीके अपना करके वो शासन करके जो सभी अंग हैं, जितने भी अंग हैं शासन के, उन पर अपना क्या करते हैं, वो नियंत्रण, अपना सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते लगते हैं, और उसे हमेशा वो क्या है, मजबूती करने की कोशिश करते हैं। अधिनायक तंत्र के विपरीत लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के शासन की कल्याण की जाती है। अधिनायक
जननायकतंत्र के विपरीत, विपरीत क्या है मतलब लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि, जनता के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो शासन की कल्याण की जाती है, शासन की मतलब शासन के जो कल्याण मतलब उसके अधिक तरीके से विकास की ओर बढ़ाया तथा यह प्रयास किया जाता है कि शासन के सभी कार्यों में जनता की अधिक से अधिक क्या हो भागीदारी, जितना अधिक हो सके जो लोग हैं जनता है वो शासन के सभी कार्यों में उनकी भूमिका हो। अधिनायक तंत्र एक दल और एक नेता की क्षमता पर विश्वास करता है। अधिनायक तंत्र क्या होता है, एक दल के द्वारा और एक नेता के द्वारा क्या है उसी के द्वारा जो भी कार्य होंगे उस पर ही वो विश्वास करता है। एक व्यक्ति का शासन कालांतर में निरंकुशता की ओर बढ़ता है। एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन होगा तो वो आगे चल कर के क्या होगा निरंकुशता की ओर बढ़ता है और लोगों की उपेक्षा कर। कर्नल गद्दाफी इसके उदाहरण है जिसके हमने पिछले चैप्टर में भी देख चुका कि किस तरीके से कर्नल गद्दाफी का जो शासन था वो कैसे था। जबकि लोकतंत्र में जनता के निर्णय करने की सामूहिक क्षमताओं पर भरोसा किया जाता है और माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग सामूहिक रूप से ही सही निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोकतंत्र है उसमें जनता के निर्णय को सामूहिक मतलब सामूहिक सभी के साथ मिल करके उसकी क्षमताओं पर क्या है जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उस पर भरोसा किया जाता है और माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं निर्णय ले सकते हैं। आगे देखते हैं अधिनायक तंत्र में नागरिकों के अधिकारों व नागरिकों की गरिमा का कोई स्थान नहीं होता है। ये अधिनायक तंत्र में बताया गया है कि अधिनायक तंत्र में क्या होता है नागरिकों के जो भी अधिकार होंगे या नागरिकों की गरिमा अपनी जो भी गरिमा है उसे प्राप्त करने का कोई स्थान नहीं होता है। जबकि लोकतंत्र नागरिकों के नागरिक अधिकार के बिना चल ही नहीं सकता। जिधर उसके विपरीत क्या है लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है नागरिकों के जो अधिकार नागरिकों जो अधिकार दिए गए हैं उसके बिना वो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है ये कहा गया है। आगे देखते हैं अधिनायक तंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता शासन की इच्छाओं पर निर्भर होती है। अधिनायक तंत्र में क्या होता है अधिनायक तंत्र में मीडिया जो हम देखते हैं सुनते हैं तथा कहा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो व्यक्तिगत रूप से क्या मिले गए स्वतंत्रताएं शासन की इच्छा पर क्या होती है निर्भर होती है। जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में स्वतंत्र प्रचार प्रसार जिसको मीडिया की भूमिका अहम होती है। तो जबकि लोकतंत्र क्या है राजनीति में जो राजनीतिक जो भी हैं उसमें स्वतंत्र रूप से प्रचार मतलब जो भी राजनीतिक पार्टी है दल वो स्वतंत्र रूप से क्या है मीडिया जिसको मीडिया के नाम से भी हम जानते हैं जो प्रचार प्रसार का जो तरीका है वो उसकी भूमिका क्या होती है अहम होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अगर व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता या फिर कहें नागरिक अधिकार के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ये से यहाँ पे समझा कि किस तरीके से जो लोकतंत्र की शासन होती है जिसमें हमने लोकतंत्र जनता का शासन समझा उसमें नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो उनके अधिकार उनकी भूमिका उनके जो विचार है सोच विचार उनको पूर्ण तरीके से उसमें भागीदारी होने का उन्हें खुलकर वो व्यक्त कर सकते हैं बतला सकते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स आप लोगों का लेसन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 लोकतंत्र के माध्यम से चुनी गई सरकार मनमानी क्यों नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं समय पर पूर्ण कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।